समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तैयार हैं हम आज भी आप तक बहुत कुछ पहुंचाने के लिए, बहुत कुछ आपको बताने के लिए। तो आप भी तैयार है ना? जी हाँ, जब इंतजार रहता है तो तैयार तो होंगे ही। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती और मैं अश्विनी। और साथियों, जैसे कि आपसे कहा हमने कि बहुत कुछ है आज हमें आप तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि भाई आज भी हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में जिसकी फसलों की तैयारी अगर आप कर लेंगे ना, और इसको हम भारतवासी कहें बहुत इसका उपभोक्ता इसके बहुत बड़े लेवल पर है हम। बिल्कुल, और साल भर इसकी बहुत मांग भी रहती है। तो किसान मित्रों, देर नहीं करते, हम आपको आज का विषय बताते हैं। आज का हमारा विषय है आलू से संबंधित आलू की अगेती बिजाई। जी हाँ, आलू की अगेती बिजाई। तो इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, हम तक पहुंचाइए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो कि संयुक्त निदेशक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, मेरठ से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब भी तैयार हैं कि क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं और क्या क्या आप जानना चाहते हैं आलू की अगेती बिजाई से जुड़े हुए। तो फोन नंबर आपको बता देते हैं। किसान मित्रों, आज हमारे पास नया नंबर है, आप नोट कर लीजिए। दिल्ली का एसटीडी कोड 011, इसके बाद डायल करें 23421085। जी हाँ, 23421085। तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं और अपने सवाल सीधे हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, डॉक्टर साहब तक पहुंच रहे हैं, हम शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है आलू की अगेती फसल। तो अगेती फसल समय से पहले जब हम इसकी तैयारी करने लग जाते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? अगेती फसल आखिर किसान अगर सोचे समय पे न लगा के पहले तैयारी करना शुरू करे, क्यों करे ऐसा वो? बहुत अच्छी बात है, आपने सही प्रश्न किया। आलू एक ऐसा फसल है जिसको हम सालों भर खाते हैं जी। लेकिन हमेशा आप जानते होंगे कि जो हमारे उत्सव का समय आता है, दीपावली और बहुत सारी उत्सव, दशहरा और दीपावली, उस समय अगर हमें नया आलू खाने को मिले तो क्या उसका कुछ जवाब नहीं। तो किसान भाइयों को भी पता है कि जब दिवाली के समय हम आलू की फसल को, नए उत्पाद को बाजार में लाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा दाम मिलता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे किसान भाई, खासकर उन क्षेत्रों से जहां की तापमान पहले ही कम होना शुरू हो जाता है, तराई इलाकों से, आलू की अगेती फसल लेते हैं। और ये इसका, जैसा कि मैंने बताया, ये मुख्यतः इसका इकोनॉमिक रीजन है कि हम ज्यादा फायदा कमा सकते हैं कम उपज में भी, ज्यादा दर पे अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पाद से। हमारे कंज्यूमर जो है, खाने वाले लोग हैं, उसको भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, और अपना किसान वही ज्यादा फायदे भी ले सकते हैं। तो इसी कारण से अगेती फसल का एक विशेष महत्व है। और इसकी जो बुआई है जी, वो लगभग अब समय धीरे धीरे बिल्कुल नजदीक आ गया है और बहुत जल्दी शुरू होने की है जी। तो इसके बाद डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आलू की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो अच्छे उत्पादन के लिए वो कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, और कौन से क्षेत्र में किस तरह की जो किस्म है वो अभी प्रचलन में है, और तो क्या उसको कंटिन्यू करें हमारे किसान भाई, या उससे हमें अपग्रेड होने की अभी जरूरत है? मैं बताऊं, हमारा संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, हर साल हम आलू पे अनुसंधान करते जा रहे हैं लगातार। और हमारे संस्थान ने अब तक 66
किस्मों का विकास किया है। हाँ, लेकिन हर किस्म हर क्षेत्र के लिए नहीं होता, हर उद्देश्य के लिए नहीं होता। अब अगेती किस्म की बात करें, जो किस्म अगेती में जल्दी उपज देने के लिए उपयुक्त है, तो वो एक अलग किस्म, अलग तरह की किस्में होती है जो ज्यादा तापमान पे भी वो सही उपज दे पाए। तो इसमें हमारे संस्थान, जो किसान भाई हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान ने कुछ उच्च तापमान प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया, क्योंकि अभी तापमान ज्यादा होता है और इसमें अगर सामान्य किस्में हम लगाएं तो या तो उसका अंकुरण नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, मिट्टी के अंदर उसमें सड़न हो जाएगी और पौधे अच्छे से जमेंगे भी नहीं और बाद में कंदीकरण भी अच्छा नहीं होगा। तो हमारी जो संस्थान ने लगभग 10-12 साल पहले एक कुफरी सूर्या किस्म का विकास किया। अभी 5-6 साल पहले कुफरी लीमा का विकास किया और अभी जो रिसेंटली 2-3 साल पहले कुफरी किरण, 3 जो किस्में हैं ये हम उष्मा प्रतिरोधी किस्में हैं। हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान से इनमें खराब असर कम पड़ता है। ये अच्छे अधिक तापमान पे भी अंकुरण होकर और जर्मिनेशन इसका मिट्टी में हो जाता है जब आप लगाते हैं, और उसके बाद कम समय में हम ज्यादा उपज ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि सामान्य आलू की जब खेती करते हैं उस समय हम उसको लगाते हैं, लेकिन उससे अगर अगेती भी लगाया जाए, जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, इवन कुफरी मोहन भी है, इन सब किस्मों को अगर हम बहुत कम समय में उपज लेना है, जैसे अगर अभी किसान भाई, आज 12 सितंबर का तारीख है, हम समझते हैं कि 20 के आसपास अगर किसान भाई लगाएं और उसे दीपावली से पहले अगर उनको उपज लेना हो, तो इतने कम समय में उपज लेने के लिए हमारे पास एक कुफरी पुखराज एक बहुत अच्छी किस्म है, कुफरी ख्याति है, कुफरी मोहन है, कुफरी गंगा, ये सब किस्में की बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपज दे जाएगी। तो ये हमारे किस्मों के बारे में जो आपने प्रश्न किया था, ये हमारा सुझाव रहेगा अगेती फसल के लिए किस्मों का सुझाव। जी, तो डॉक्टर साहब ने अभी किस्मों का चुनाव बताया किस तरह से हम कर सकते हैं और क्या कुछ ध्यान में रखने की बात है, लेकिन साथ ही जैसे कि आप सबने शुरुआत में कहा था, आपको बताने के लिए हमें बहुत सारी बातें हैं जो आज आपसे करनी है। बहुत आज कुछ ऐसे कार्य हुए हैं भारतवर्ष में, कहें दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, कि जो किसानों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा लाभदायी है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बारे में जिक्र शुरू करते हैं। बिल्कुल किसान मित्रों, आपको हम जानकारी देते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिनांक 12 सितंबर यानी आज से 15 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक संघ और भारतीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विश्व डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस डेयरी समिट में लगभग 50 देशों की 1500 सहकारी और निजी दुग्ध उत्पादक कंपनियां भाग ले रही हैं। जी, और इस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथियों, इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालन द्वारा जो पशुपालक हैं उनकी आय में वृद्धि हो, डेयरी उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उनके सशक्तिकरण पर जोर देते हुए क्या कुछ कहा है अपने वक्तव्य में, आइए सुनते हैं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस
तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक जात नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर
वीमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है, उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ये पशुपालन पर भी लागू होता है। इसलिए आज भारत में देसी नस्लों और हाइब्रिड नस्लों दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और यहां से जो मंथन से अमृत निकलेगा, इस हमारे अमृत काल में देश के ग्रामीण जीवन के अर्थतंत्र को विकसित करने में, देश के पशुधन के सामर्थ्य को और मजबूत बनाने में और देश के गरीब से गरीब के सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के आयोजन के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी ने क्या कुछ अपने वक्तव्य में कहा। हाँ, और किसान मित्रों, उनके जो भाषण था संबोधित करते हुए किसान भाइयों को बताया कि करीब 75 लाख से ज्यादा जो किसान है ना, पहले दिन वो किसी भी माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि पिछले 8 साल में जो हमारे डेयरी उत्पादन है ना, वो हमने 44% तक बढ़ा लिया है। और इसके अलावा और जो सबसे खास बात बोल रही वो ये कि जो डेयरी क्षेत्र है उसमें जो हमारी महिलाएं हैं ना, उनकी भागीदारी करीब 70% से भी ज्यादा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। और किसान मित्रों, क्योंकि ये अगले 2 दिन तक और चलेगा कार्यक्रम, तो इसमें आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो आज आप पहले दिन अगर कुछ चूक हो गई है, नहीं पहुंच पाए, नहीं सुन पाए हैं, तो अभी आपके पास 2 दिन का समय है, क्योंकि विदेशों से आए करीब 90 से अधिक और हमारे देश के जाने माने 65 भारतीय विशेषज्ञ जो कि डेयरी उद्योग से जुड़े हैं, वो आपको नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। हमारा डेयरी उत्पादन और ज्यादा कैसे विकसित होगा, कितना ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तो ये सारी जानकारी हमें इस समिट में मिल पाएगी। तो कोशिश करें कि आप किसी भी माध्यम से जो ये संख्या है, जो आज की संख्या रही है, इसको और ज्यादा बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और ऑल इंडिया रेडियो का आपका FM गोल्ड चैनल, जिसपे आप सुनते हैं किसान की बात, ये तो हर वक्त आपको एकदम तरोताजा जानकारी देता ही रहता है। जो भी किसानी से, खेती से जुड़ी हुई जितने भी आयोजन होते हैं, सबकी जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो ये कार्यक्रम में भी आप शिरकत करते रहे, यानी कि इसे सुनते रहें। चलिए आते हैं वापस से अपने आज के विषय पे, आलू की अगेती बिजाई। इस विषय पे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बताते हैं कि आगे और क्या कुछ अब इनसे जाना जा सकता है। फोन नंबर आपको एक बार हम दोहरा देते हैं, जिसपे आप फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 011-2342-1085। और डॉक्टर साहब, आपसे अब जानना चाहते हैं कि आलू की अगेती खेती की अगर जब हम बात करते हैं, तो बिजाई की अगर हम बात करें, तो बिजाई की तैयारी में क्या कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं? जो अगेती फसल आलू की लगानी है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि ये मुख्य फसल नहीं है। ये आलू का जो सामान्य खेती है उससे थोड़ा हटके है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीज की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अधिक तापमान पे हम खेती कर रहे हैं। अगर बीज की अच्छी तैयारी नहीं हुई तो वो मिट्टी में जाने के बाद इसके कंदों की सड़न ज्यादा होगी। तो 2 बातें हैं, एक तो बीज की तैयारी और दूसरी खेत की भी सही तैयारी और नमी का होना। तो बीज की तैयारी के लिए मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी वो अपने खेत में आलू लगाने की बिजाई का तिथि निश्चित करें, उससे लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ही शीत गृह से आलू को निकाल लें। और आलू के जो कट्टे हैं, बोरे हैं, उसको खोल के आलू को ठंडे जगह पे फैला दें, छायादार जगह पे फैला दें। उसकी मोटाई बहुत ज्यादा ना रखें, 1-2 आलू की तही हो, और उसको फैला के उसमें ऐसे जो अंधे आलू हो जिसपे अंकुरन ना आने की उम्मीद है, या कुछ सरे हो, कटे फटे हो, उनको छांट के हटाएं अच्छी तरह से और उसका अंकुरन होने दें। जब 1 सप्ताह आप उसको छोड़ेंगे तो उसमें आलू में उन्हें पता चल जाएगा कि ये अंकुरन आ रहा है और ये आलू चल जाएगा, आगे इसमें पौधे आ जाएंगे। जहां अंकुरन जिसमें नहीं आया उसको फिर से वो हटा दें। तो ये विशेष तैयारी होती है। लेकिन उसके अलावा कुछ किसान भाई जहां पे कि मिट्टी जनित या कोई अन्य बीज जनित बीमारी है तो उससे उपचारित भी कर सकते हैं। और खास के जो मॉन्सरीन से, जो जहाँ पे काली रुस्सी का प्रकोप है, तो मॉन्सरीन की दवा से उससे बीज उपचारित कर सकते हैं। या जो किसान भाई बीज के लिए खेती करते हैं, हालांकि अगेती फसल में बीज के लिए खेती नहीं करते सामान्यतः, तो उनको बोरिक एसिड से पोस्ट कोल्ड स्टोरेज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर रखें, उसको वर्गीकरण उसके कंदों के साइज के आकार के अनुसार से कर लें। बड़े कंद को अलग, मीडियम को अलग और छोटे को अलग कर लें, ताकि उसमें बिजाई में ये सीड जो प्लांटर में डालेंगे या मैनुअली भी करेंगे तो उसको जो एक साइज के जो कंद हैं, एक आकार के जो कंद है, उनकी दूरी एक समान होगी। अगर छोटे आकार के कंद है उनकी दूरी कम होगी
कंध से कंध के बीच की दूरी। जी। तो ये सब सावधानी बरतनी आवश्यक है। उसके साथ ही जब हम खेत की बात करें तो खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। जो किसान भाई ने हरी खाद की फसल लगाई होगी, ढेंचा, वो उन्होंने दबा दिया होगा। और अगर बारिश कम हुई है, शायद इस बार इधर बारिश थोड़ी कम हुई है, तो अगर ढेंचा का फसल जो है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिला नहीं है, सड़ा नहीं है, तो हल्की सी सिंचाई कर सकते हैं जी, ताकि खेत में नमी बरकरार रहे। और उसके बाद लगाने का काम करें। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके, कोई खरपतवार ना हो, कोई वीड ना हो। और उसके बाद जो संस्तुत मात्रा है खाद की, उसको भी आप खेत में बखेर सकते हैं। खासकर लगाने के समय जो नाइट्रोजन के लिए हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद या अमोनियम सल्फेट, और उसके अलावा फास्फोरस के लिए डायमोनियम फॉस्फेट और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। संस्कृत मात्रा के अनुसार से मिला के उसके खेत में मिला दें जी। और तब बिजाई करें जी। बिजाई में एक खास बात है कि अभी तापमान बहुत ज्यादा है, तो बिजाई की जो गहराई हो थोड़ी ज्यादा हो, ताकि कंद जो है पूरी गर्मी में धूप से या गर्म से एक्सपोज ना हो, और मिट्टी की गहराई में जहां नमी, भरपूर नमी हो, ताकि उसमें जाने से कंद में तेजी से अंकुरन हो और उसमें जड़ का विकास हो। तो ये चीज है कि कई बार हम ये मानते हैं कि 3 इंच 4 इंच ज्यादा नीचे गहराई में डालने से जहाँ नमी का ह्रास नहीं होता, नमी सूखती नहीं है, और ऊपर जो मिट्टी डालते हैं वो उस पे मल्च का काम करती है, मिट्टी को, नमी को सूखने नहीं देती। तो इससे पौधा मजबूती से निकलता है। और हो सके तो बिजाई के बाद अगर बिजाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक जो वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे, मेट्रिब्यूजिन या किसी का भी स्प्रे करने के बाद वो हल्की सिंचाई कर सकते हैं, ताकि एक साथ जमाव हो। और एक साथ जमाव होगा, तेजी से बढ़वार होगा अगर फसल का, तो वो कम समय में ज्यादा उपज ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो जिन किस्मों का हमने बात किया है वो 60 दिन में, 65 दिन में उन्हें कुछ 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देके वो मार्केट बाजार में ले जाके फायदा मुनाफा कमा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात ये जानना चाहेंगे कि बिजाई के कितने दिन बाद सामान्य तौर पर पानी दिया जा सकता है? मिट्टी की नमी पे निर्भर है, लेकिन मेरा ये, जैसे अगेती फसल के लिए विशेषकर अगर बात करें तो थोड़ी बिजाई के तुरंत बाद हम जो वीडीसाइड स्प्रे की बात कर रहे हैं, वीडीसाइड स्प्रे के तुरंत बाद ही कर ले, 3-4 दिन के अंदर अगर कर ले, हल्की सिंचाई। हमेशा ये ध्यान रखें कि आलू में कभी भी बहुत ज्यादा पानी ना डालें। जो कुर बनाते हैं, रिजिंग करते हैं, रिजिंग की आधे ऊंचाई तक ही पानी रहने दें, ताकि वो हल्की सी नमी हमेशा जड़ क्षेत्र में बना रहे और उसमें हवा जो है वो भी मिलती रहे जड़ को। तो ये खास बात है। डॉक्टर साहब, जब हम आलू की बिजाई कर चुके हैं तो जो हमारी मिट्टी है तो उसमें पोषक तत्व बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाई क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत जल्दी से डॉक्टर साहब इसका जवाब चाहेंगे आपसे। पोषक तो देखिए, पोषक हमने अभी बताया कि हमें जो संस्कृत मात्रा है वो पहले बिखेरनी है, और बाद में हम यूरिया वगैरह का टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। आजकल नैनो फर्टिलाइजर भी है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। वो उसके लिए संस्तुति हमारे संस्थान से उसके अनुसार से किया जा सकता है जी। तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर मनोज कुमार, संयुक्त निदेशक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। और साथियों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और मुझे अश्वनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा